अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ पाकिस्तान मेरी पहचान। आज का मौजू जो है वो है 21 फरवरी 1952। क्या हुआ था, एक वाक़या हुआ था और जिसकी वजह से इस दिन का नाम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे करार पाया और ये यूनाइटेड नेशंस ने ये टर्म कॉइन की एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बांग्लादेश गवर्नमेंट। मैं क्यों उसका जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान 1952 में पाकिस्तान का हिस्सा था और जहाँ हम रह रहे हैं वो वेस्ट पाकिस्तान था और जो मौजूदा बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था। 1948 कायद आज़म ने बड़ा क्लियरली कह दिया था कि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो एक ही होगी और वो उर्दू होगी और सिर्फ उर्दू होगी। ख़ास तौर पर उन्होंने इस तरह ज़ोर देकर कहा था। लेकिन जो बंगालीज थे, जो बांग्लादेशी थे, उनका कहना था कि भाई हमारी ज़बान चूँकि बोलने में और लिखने में मुख्तलिफ है तो इसको भी एक नेशनल लैंग्वेज का ही दर्जा दिया जाए पाकिस्तान का। अगर वो जो मेरी सोच है वो ये कि अगर उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लेते तो फिर बाकी सूबे खड़े हो जाते, सिंध खड़ा हो जाता, पंजाब खड़ा हो जाता, पख्तून खड़े हो जाते, बलूचिस्तानी खड़े हो जाते कि हमारी ज़बान को भी आप नेशनल लैंग्वेज के बराबर का हिस्सा दें। तो ये बात बिगड़नी थी, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि इस मामले को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसा ना हुआ, चीज़ें बिगड़ी, एक मूवमेंट शुरू हो गई, बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट। फिर क्या होता है कि 21 फरवरी 1952 में गोली चलती है, सरकार गोली चलाती है जिसमें 5 ज़िंदगियां ज़ाय हो जाती हैं और कई अफराद ज़ख्मी हो जाते हैं। ये एक ऐसा अनोखा वाक़या है जो कि दुनिया में बहुत शाज़ व नादिर आपको मिलेगा कि एक मादरी ज़बान के पीछे लोगों ने अपनी जानें दे दी। तो एक सीरियस मैटर बन गया। फिर उस ज़माने में फ़िरोज़ ख़ान नून साहब, जो कि उस ज़माने में गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने ख़त लिखा ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे मुत्तहदा पाकिस्तान के, कि आप इस मसले को ख़त्म करें। ख़त्म इस तरह करें कि जो रस्मुल ख़त है बंगाली लैंग्वेज का, जो कि देवनागरी में है, उसको आप पर्शियन या अरबिक स्क्रिप्ट, जो कि उर्दू का स्क्रिप्ट है, उसमें ले आएँ तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। सारे ज़बानें एक जैसी नज़र आएंगी, बंगाली लैंग्वेज को एक्सपोजर मिल जाएगा टू मोर नॉलेज, टू मोर लिटरेचर फ्रॉम अदर लैंग्वेज, और ये इस तरह चीज़ें जो हैं आगे बढ़ जाएंगी, मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। इसको हमने जो है वक्त के साथ साथ जो है वो लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया, रिसर्च अपनी की, चीज़ों को सामने लेकर आए। बंगाली ज़बान जो है वो, अगर हम वक्त में पीछे जाएं, अंग्रेज़ के जब आमद होती है इस खत्ते में और बैटल ऑफ प्लेसी, जिसको असल में प्लाशी लफ्ज़ है, उसको अंग्रेज़ी में लिख के प्लासी बन गया है, लेकिन असल लफ्ज़ है पलाशी। तो पलाशी की जब जंग होती है और अंग्रेज़ को विन करता है, तो जिस तरह के हमेशा करते आए हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इम्पोज करते हैं, तो उन्होंने इसको एड्रेस करने के लिए ये जो ज़बान थी उस ज़माने में कहलाती थी दो भाषी। यानी कि भाषा मीन्स ज़बान, और दो ज़बानों से मिली हुई ज़बान जनरली स्पीकिंग। लेकिन मैंने प्रीवियस प्रोग्राम्स में आपको समझाने की कोशिश की थी कि दो ज़बानों से मिलकर तीसरी ज़बान नहीं बनती, कोई एक बुनियादी ज़बान होती है। तो एक ज़ाहिर बात बुनियादी ज़बान थी जिसमें कि पर्शियन और अरबिक वर्ड्स एंटर हो गए, लेकिन उसको दो भाषा का। तो उन्होंने कहा भाई इस ज़बान को इस तरह करते हैं, ये एक्ट लेकर आए 1833 में, इसको 35 में, इसको कहते हैं एजुकेशन एक्ट 1835। तो ब्रिटिश ये एक्ट लेकर आए और उन्होंने कहा कि भाई ये जो इसमें फ़ारसी मौजूद है, इसमें जो अरबी मौजूद है, ये इनको निकाल दिया जाए, इनको निकाल के जो है संस्कृत के वर्ड्स में एंटर कर दिए जाएं और इसका फिर रस्मुल ख़त जो है वो देवनागरी कर दिया जाए। इसका सबूत इस ख़त में ही इसका सबूत कि ये ज़ुबान जो दो भाषी थी, ये अरबिक स्क्रिप्ट या पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। उन्होंने हवाला दिया कि जो अबू तालिब जो थे, मिर्ज़ा अबू तालिब, जो कि बंगाल के गवर्नर थे 1600s में, ये औरंगज़ेब के डिसेंड की फैमिली से थे, यानी कि उनके शायद मामू थे। तो उनके ज़माने में जो कुछ म्यूज़ियम में कुछ स्क्रिप्ट्स हैं वो अरबिक या पर्शियन में ही लिखे
हुए हैं। तो उन्होंने कहा भाई चूँकि पास्ट में इस तरह था तो हम इसको फिर चेंज कर देते हैं। इसके अलावा उन्होंने फिर एक और मिसाल दी कि भाई जो पर्शियन लैंग्वेज है वो पहलवी ज़बान में पहले लिखी जाती थी, उसके बाद उन्होंने अरबिक स्क्रिप्ट अपना लिया, उसमें उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कोई अल्फाज आया नहीं हुए, तो हम इसको जो बंगाली लैंग्वेज है 1952 में उसको अब हम चेंज कर देते हैं और ये सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम लिंग्विस्ट जो हैं, ज़बानदान जो हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ें सामने लेकर आए। जो अंग्रेज़ ने काम किया था दो भाषा को जो उन्होंने चेंज किया था, तो उन्होंने अरबिक और पर्शियन को निकाल दिया था और संस्कृत ले आए थे, और उसके मुनासिबत से जो देवनागरी स्क्रिप्ट को जब डाला तो उनकी प्रोनाउंसिएशन में, अल्फाज की अदायगी में कोई मुश्किलात नहीं हुई। तो वो एक ऐसा काम कर गए थे कि आप उसको रिवर्स करने के लिए फिर आपको संस्कृत उसमें निकालनी पड़ती, फिर आपको उसमें पर्शियन एंटर करनी पड़ती, अरबिक एंटर करनी पड़ती, ये अब चीज़ें होती, फिर आप कह सकते हैं हाँ भाई इसको हम पर्शियन स्क्रिप्ट या अरबिक स्क्रिप्ट में चेंज कर देंगे तो चीज़ें चलेंगी। इसकी एक मिसाल ये है कि जैसे हम उर्दू में पानी के जहाज़ को शिप कहते हैं और उर्दू में जहाज़ कहते हैं, और इसका जो इक्विवेलेंट है बांग्ला में वो जहाज कहते हैं, यानी कि जे की जगह जीम होता है। तो जब आप इस किस्म के चेंजेस कर देंगे, ज़बान सिर्फ उसकी रस्म ख़त को चेंज कर देंगे, तो इस तरह की मुश्किलात पेश आएंगी। अगर यही काम करना है तो आप फिर उसमें संस्कृत के अल्फाज को निकालें और वापस अरबी और फ़ारसी के अल्फाज डालेंगे, और फिर जब आप उसको रस्म ख़त बदलेंगे तब ये चीज़ पॉसिबल है। इसके अलावा जो लिंग्विस्टिक्स ने बात की है, उन्होंने ये कहा है कि भाई जो राइटिंग सिस्टम है वो एक अलहदा चीज़ है, और जो फोनेटिक्स है वो एक अलहदा चीज़। फोनेटिक्स से मुराद यानी कि हमारे जो हलक से या माउथ के एरिया से जो कैरेक्टर्स, जो हरूफ निकलते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन है, हर ज़ुबान का इस तरह है। तो अगर वो राइटिंग सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं वो फोनेटिक्स, तो वो इस तरह हो सकता है, दो चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन अगर उसमें कोई मैच नहीं है तो यू हैव प्रॉब्लम्स। आप उसको ज़बान को इस तरह स्विच ओवर नहीं कर सकते। आप अंग्रेज़ी में फॉर एग्जांपल क्यू, द लेटर क्यू, क्विक वाला क्यू, द लेटर क्यू को आप अकेला नहीं लिखते, आप उसके साथ यू लगाते हैं। वो उसको नहीं प्रोनाउंस कर पाते, उनके जो फोनेटिक्स डिफाइंड हैं उस पर वो उसकी डेफिनेशन यहाँ से प्रोनाउंसिएशन नहीं है उसकी, तो उसके क्यू के साथ वो दे आर मोर कम्फर्टेबल बनस्बत कि सिर्फ द लेटर क्यू वो प्रोनाउंस करें। आप नोट कीजिएगा क्यू के साथ यू हमेशा इस्तेमाल किया, क्विक फॉर एग्जांपल क्यू यू और उसके बाद आगे चीज़ें। तो ये इतना आसान नहीं होता। तो जो कह देना कि भाई रस्म ख़त को आप चेंज करते हो तो ज़ुबान चेंज हो जाती है। अच्छा, तो लेट्स गो बैक, जहाँ से मैं बात कर रहा दो भाषा से। तो अंग्रेज़ ने संस्कृत डाल के और उसको जो है उसकी देवनागरी स्क्रिप्ट को अपना के उन्होंने जो लैंग्वेज क्रिएट की, उसको उन्होंने कहा ये हिंदुओं की बंगला है, और जो जिसका रस्म ख़त पुराना था उसको दो भाषा में जो जिस तरह थी ओरिजिनली, उसने कहा ये मुसलमानों की बंगला है। इस तरह उन्होंने तफरीक पैदा कर दी विद इन द सेम नेशन ऑफ बंगालीज। ये एज सेड अर्लियर के डिवाइड एंड रूल का काम है। तो ये करके जो 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, उसके बाद 100 साल के बाद जो मीटूनी हुई, जो जंग आज़ादी थी 1857 में, 100 साल के अरसे के लिए उनको सुकून हो गया। पहले उन्होंने पर्शियन से जान छुड़ाई, उसके बाद उन्होंने इंग्लिश लेकर आए, इंग्लिश के बाद उन्होंने इस लैंग्वेज को स्प्रेड कर दिया, और वो उनको इस तरह से परेशानी ख़त्म हो गई। बाकी जो भी कुछ हुआ वो इस तरह ही हुआ था दिल्ली के इलाके में और दूसरी ज़बान बोलने वालों के हवाले से। इसी तरह एक आपको और एग्जांपल दे दूँगा, और वो है सिंधी ज़बान की। पाकिस्तान सूबा सिंध में जो ज़बान बोली जाती है उसका रस्म ख़त हमारे पास जो है वो अरबी या फ़ारसी है, लेकिन बॉर्डर के उस पार यानी कि टुवर्ड्स ईस्ट जो सिंधी बोली जाती है और जो उसका रस्म ख़त है वो देवनागरी है। हमारे पास जो बोली जाती है वो फ़ारसी या अरबी की स्क्रिप्ट कह लें उसको, या उर्दू का स्क्रिप्ट कह लें, उसमें है। तो दोनों तरफ सिंधी ही है वो, लेकिन उसका जो है तरीक़े वारदात वो डिफरेंट है, वो देवनागरी है और ये हमारे पास अरबी फ़ारसी का रस्म ख़त है। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको सामने लेकर आना चाहता था। उम्मीद है आपको कुछ ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल मिली होगी। तो until next time, I'll come with some more information for you. Thank you very much.